हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह चारण, डायरेक्टर जय हिंद एकेडमी भीलवाड़ा राजस्थान। और लॉकडाउन के दौरान आप घर पे आराम से बैठे बैठे पढ़ सकें, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है भूपेंद्र सिंह चारण के नाम से। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं राजस्थान के जीके के वीडियो लगातार अपलोड करता रहूँगा। और चूँकि मैं गांव में हूँ तो मैंने सोचा भी गांव से खेत से ही वीडियो बनाता हूँ। और चूँकि मेरा जीके पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का है, मैं कहानियों के रूप में, प्रवचन के रूप में ही जीके पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए तो ये माहौल बहुत बढ़िया है, मेरे लिए पसंदीदा माहौल है ये। और इसलिए चूँकि मैं जीके बना बना के यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, तो आप इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई मेरा वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो मेरा ये प्रयास है, और आप इस प्रयास को लाइक कमेंट के द्वारा भी बताएं कि आपको प्रयास कैसा लग रहा है। अगर आप मेरी तारीफ़ करेंगे तो मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, आपको पता है मुझे थोड़ी तारीफ़ पसंद है, तो आप अच्छे अच्छे कमेंट के द्वारा मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको बेहतर तरीके से हर टॉपिक को समझाऊँ। तो इस क्रम में मैंने दो टॉपिकों पे चर्चा की थी। पहले एक तो मैंने महाराणा प्रताप के बारे में बताया था, महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में, और दूसरा मैंने राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट किया था। और राजस्थान का एकीकरण चूँकि लंबा टॉपिक है तो एक साथ शूट करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने पार्ट 1 में राजस्थान के एकीकरण की प्रारंभिक रूपरेखा बताई थी और प्लस मत्स्य संघ के बारे में बताया था। आज अपन मत्स्य संघ से आगे स्टार्ट करेंगे, और जितना हो सके मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि थोड़ी शाम हो चुकी है, आप देखिए शाम ढल रही है, तो जितना हो सकेगा तो मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको। और अगर कुछ बचा तो पार्ट 3 में आपको और बता दूंगा। मुद्दे बात है, तो एकीकरण में अपन ने मत्स्य संघ तक पढ़ लिया था। मत्स्य संघ में एक छोटी सी बात और रह गई थी। जो मत्स्य संघ के धौलपुर रियासत के राजा थे उदयभान सिंह जी, उनका एक कथन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब, आज आपके राजा के पूर्वजों और मेरे पूर्वजों के बीच जो 1765 से संबंध चले आ रहे थे, उन संबंधों का अंत हो रहा है। अर्थात अंग्रेज़ों और रियासतों के संबंध का आज अंत हो रहा है। तो ऐसी बात किसने कही? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी ने कही। ठीक है, ये तो हुआ मत्स्य संघ। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो मत्स्य संघ चूँकि पूर्वी इलाके में था, तो वहाँ तक पटेल का काम पूरा हो गया। अब पटेल ने थोड़ा आगे की तरफ देखा, झुक के यूँ देखा तो भाई दक्षिणी पूर्व राजस्थान था, यहाँ हाड़ौती प्रदेश था। हाड़ौती प्रदेश की 3 प्रमुख रियासतें हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो इन रियासतों के राजाओं से बात करेगी तो ये राजा एग्री हो गए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाले। फिर पटेल ने थोड़ा आगे देखा दक्षिण राजस्थान की तरफ, तो वहाँ 2 रियासतें नजर आई उनको। कौन कौन सी नजर आई? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो उन रियासतों के राजाओं से बात करी तो वो भी एग्री हो गए। कौन थे राजा? फिर डूंगरपुर के राजा थे महारावल लक्ष्मण सिंह, और बांसवाड़ा के राजा थे महारावल चंद्रवीर सिंह जी। चंद्रवीर सिंह जी ने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो उन्होंने भी एक कथन कहा था। ये राजा महाराजा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये तो कह जाते हैं अपना समस्या छोड़ जाते हैं, लेकिन ठीक है, याद करेंगे। तो चंद्रवीर सिंह जी ने कहा था कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये कथन चंद्रवीर सिंह जी का था, जो भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो लक्ष्मण सिंह जी एग्री हो गए, चंद्रवीर सिंह जी एग्री हो गए, कोटा रियासत एग्री हो गई, कोटा के भीम सिंह जी एग्री हो गए थे, बूंदी के बहादुर सिंह जी वो एग्री हो गए थे, झालावाड़ के भी राजा थे हरिश्चंद्र जी, तो वो भी एग्री हो गए। तो 5 राजा एग्री हो गए। फिर पटेल साहब ने ऊपर की ओर देखा, दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा से ऊपर देखा, तो उदयपुर रियासत भी थी वहाँ पर, प्रतापगढ़ रियासत है। प्रतापगढ़ से थोड़ा ऊपर देखा तो शाहपुरा रियासत है, शाहपुरा से ऊपर देखा तो किशनगढ़ रियासत है, और किशनगढ़ के साइड में टोंक रियासत है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो चूँकि देखो हाड़ौती की 3, वागड़ की 2, 5 रियासतें हो चुकी। अब वागड़ के ऊपर प्रतापगढ़ रियासत है। प्रतापगढ़ रियासत के राजा थे राम सिंह जी थे। राम सिंह जी कई जगह थे। तो प्रतापगढ़ रियासत के राजा राम सिंह जी से बात करी तो वो भी एग्री हो गए कि ठीक है, हमें भी एकीकरण में मिलना या विलय होना मंजूर है। अगर याद नहीं रहे प्रतापगढ़ के राजा राम सिंह, तो महाराणा प्रताप और राम दोनों का जीवन एक तरीके का था उनका। प्रताप ने भी संघर्ष किया था, राम ने भी संघर्ष किया था। तो प्रतापगढ़ के राम सिंह जी। फिर प्रतापगढ़ से ऊपर एक शाहपुरा रियासत है। शाहपुरा रियासत में सुदर्शन देव जी थे। सुदर्शन देव जी एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना कराई थी, या यूँ कह सकते हैं भी शाहपुरा रियासत प्रथम रियासत थी जिन्होंने अपने यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। और शाहपुरा रियासत के राजा कौन थे?
सुदर्शन देव जी। तो इनसे बात की गई तो ये भी एग्री हो गए। फिर शाहपुरा से ऊपर किशनगढ़ रियासत, किशनगढ़ के राजा थे सुमेर सिंह जी, किशनगढ़ के सुमेर सिंह जी। अगर याद नहीं रहे तो किस्सू, भाई किशन नाम है किसी का तो उसको किस्सू बोल सकते हैं। तो की से किशनगढ़, सू से सुमेर सिंह, किस्सू ध्यान रख लें आप। तो किशनगढ़ के सुमेर सिंह जी, इनसे बात करी, वो भी एग्री हो गए। टोंक रियासत के राजा कोई मुस्लिम राजा थे, साफत अली खान ऐसा कुछ नाम था, तो उनसे बात की गई तो वो भी एग्री हो गए। तो देखो एग्री 5 रियासतें पहले हो गई थी, हाड़ौती वाली हो गई थी और वागड़ वाली हो गई थी। फिर प्रतापगढ़ 6ठी हो गई और शाहपुरा 7वीं हो गई, किशनगढ़ 8वीं हो गई और टोंक 9वीं रियासत हो गई। तो 9 रियासतें चूँकि आसपास थी, इनका कल्चर भी लगभग सेम था, तो सभी राजा एग्री हो गए, मान भी गए। उसी वक्त पटेल ने उदयपुर के राजा, चूँकि उदयपुर पास में आ गया अभी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, तो उदयपुर के राजा से बात करी। और उदयपुर के राजा कौन थे? भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह जी से बात करी कि भोपाल सिंह जी ये 9 रियासतें मिल रही तो क्या आप भी मिलना पसंद करोगे? तो भोपाल सिंह जी ने कहा नहीं नहीं भैया, हम तो एकीकरण में शामिल नहीं होंगे, था कुम करनी आओ जो कर लो, था करी का नरे आवे, ऐसा कुछ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहा होगा। तो भोपाल सिंह जी ने कहा कि हम तो एकीकरण में शामिल नहीं होंगे। तो पटेल साहब ने कहा देख लो यार, मान जाओ यार, फिर बाद में आप खुद ही कहोगे नहीं नहीं हमें तो एकीकरण में शामिल नहीं होना है। तो पटेल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, आप मत हो, बाकी जो 9 रियासतें आ चुकी इनको तो मिला ले, कि इनमें से भी किसी ने विद्रोह कर दिया तो क्या होगा फिर। तो इसलिए 9 रियासतों को मिलाया गया। और चूँकि बांसवाड़ा रियासत में मैंने आपको बताया था पहले कुशलगढ़ ठिकाना था, तो कुशलगढ़ ठिकाना भी आ गया। तो 9 रियासतें और एक ठिकाना आ गया। शॉर्ट में कहें तो 9+1, 9+1। मत्स्य संघ जो था पहला चरण, उसमें 4+1 था। और इस सेकंड चरण जिसका नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ, इसमें है 9+1। तो 9 रियासतें होंगी, एक ठिकाना हो गया, इन सबको मिला दिया गया और बना दिया गया पूर्व राजस्थान संघ। और इसका उद्घाटन करने के लिए फिर किसको बुलाया? आप जानते ही हैं, जिन्होंने पहले चरण का उद्घाटन किया था, केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल। तो इन्होंने ही सेकंड चरण का भी उद्घाटन किया। तो बढ़िया है, अपने लिए अच्छी बात है। हे नीम नारायण, बढ़िया किया आपने, पहले चरण का उद्घाटन भी गाडगिल साहब के द्वारा कराया, सेकंड का भी गाडगिल साहब के द्वारा कराया। हमारे जो बच्चे हैं मेवाड़ के, थोड़े भोले हैं, याद करने में दिक्कत आती है, तो बढ़िया है इनके लिए कि आपको दोनों चरणों में उद्घाटन, एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, NV गाडगिल। गाडगिल साहब ने उद्घाटन कर दिया। अब सवाल ये, उद्घाटन हुआ कब? उद्घाटन किया गया, पहला हुआ था 18 मार्च को और दूसरा उद्घाटन हुआ 25 मार्च 1948 को, एक हफ्ते बाद ही हो गया। तो पहला 18 मार्च मत्स्य संघ और दूसरा हो गया एक हफ्ते बाद 25 मार्च। तो 25 मार्च 1948 को इस सेकंड चरण का उद्घाटन हो गया, जिसमें 9 रियासतें हैं, एक ठिकाना है। 9 रियासतें कौन कौन सी है? शॉर्ट में अगर देखें, हाड़ौती पूरा आ गया, वागड़ आ गया, हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस, ध्यान रखें आप, KPS, के से किशनगढ़, पी से प्रतापगढ़, S से शाहपुरा। तो हाड़ौती की 3, वागड़ की 2, 5, KPS की 3 हो गई 8 और एक हो गई टोंक। तो शॉर्ट में अगर ध्यान रखें अपन, तो हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस KPS प्लस टोंक, हाड़ौती प्लस वागड़ प्लस KPS प्लस टोंक, और बांसवाड़ा का ठिकाना कुशलगढ़। तो 9 रियासतें होगी, एक ठिकाना हो गया। अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो राजधानी देखो आप, इन रियासतों में कोटा रियासत थोड़ी बड़ी रियासत है, तो इसलिए राजधानी बना दी गई कोटा रियासत को। और कोटा के राजा थे महाराव भीम सिंह जी। तो भीम सिंह जी ने कहा भाई साहब देखो, राज प्रमुख तो मैं ही बनूंगा। पटेल साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बनो आप। हालांकि इससे बूंदी के राजा बहादुर सिंह जी नाराज हो गए थे, क्योंकि अगर कालक्रम के हिसाब से देखें तो बूंदी रियासत पहले बनी, कोटा बाद में बनी, है ना। बूंदी तो 1240 के आसपास ही बन गई थी और कोटा बना 1631 के आसपास। बूंदी में से कोटा निकला था, न कि कोटा में से बूंदी। तो चूंकि बूंदी में से कोटा निकला तो बूंदी बड़ी रियासत हो गई या पहली रियासत हो गई, लेकिन राज प्रमुख बना दिया गया महाराव भीम सिंह जी कोटा वालों को। तो इस बात से बहुत नाराज़ हो गए थे बूंदी वाले बहादुर सिंह जी। तो पटेल साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, आप बड़े हो, कोई बात नहीं, कोऑपरेट करो आप। बहादुर सिंह जी ने कहा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, करेंगे साहब कोऑपरेट, आप कह रहे हो तो क्या करें फिर, लेकिन छोटा मोटा कोई तो पद दो हमें। तो फिर बूंदी वाले बहादुर सिंह जी को उपराज प्रमुख का पद दिया गया। अब उपराज प्रमुख का पद जब दिया गया तो डूंगरपुर के जो महारावल लक्ष्मण सिंह जी थे, उन्होंने फिर अपनी एक राग अलग छेड़ दी कि यार राज प्रमुख आपने भीम सिंह जी को बना दिया, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी को बना दिया, तो कि मैं के ऊपर आकाश मुआन पड़ गई, तो मैं क्या आकाश में पड़ गया, तो हमारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या। तो पटेल ने कहा यार बड़ी दिक्कत है यार, राजा महाराजा यार क्या करें। और राजा महाराजाओं को तो वैसा स्वाभिमान तगड़ा था। तो पटेल साहब ने कहा एक काम करते हैं, अपने उपराज प्रमुख के 2 भाग कर देते हैं, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख।
तो वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बना दिया गया बूंदी के बहादुर सिंह जी को, और कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख बना दिया गया डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी को। ठीक है, तो इससे भीम सिंह जी भी राजी हो गए, बूंदी वाले बहादुर सिंह जी राजी हो गए, और डूंगरपुर वाले महारावल लक्ष्मण सिंह जी भी राजी हो गए। बाकी पटेल ने कहा देखो बाकी और कोई राजा डिमांड मत करना, अब हमारे पास इतने पद नहीं है। तो अन्य राजाओं ने बेचारों ने डिमांड भी नहीं करी। फिर बात करते हैं भी प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया एक शाहपुरा के क्रांतिकारी थे, और शाहपुरा के क्रांतिकारी थे गोकुल लाल जी असावा, गोकुल लाल जी ऐसावा। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों से ऐसे मजाक करता हूँ, ऐसावा। इनकी लाइफ में नहीं आया कोई सावा, नाम पड़ गया ऐसावा। तो लाइफ में कोई सावा ही नहीं आया, लक्की थे। अगर सावा आता तो ये हालत हो जाती। तो गोकुल लाल जी असावा ये शाहपुरा के, तो गोकुल लाल जी असावा को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया। और ये जो सेकंड चरण था, इसके अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका लगभग 16,807 वर्ग किलोमीटर, 16,807 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। जनसंख्या की बात करें तो 23.5 लाख, 23.5 लाख। और बात करें वार्षिक आय की, तो वार्षिक आय लगभग 200 करोड़ थी, 200 लाख। वार्षिक आय थी 200 लाख मीन्स 2 करोड़। तो वार्षिक आय हो गई 2 करोड़, और आबादी हो गई 23.5 लाख, और क्षेत्रफल की बात करें तो 16,807 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड चरण, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। सेकंड चरण में अगर मैं आपसे पूछूँ आप बताएं, तो आप बताइए सेकंड चरण का उद्घाटन कब हुआ? 25 मार्च 1948। उद्घाटन किसने किया? NV गाडगिल। रियासतें कितनी थी? 9। ठिकाने कितने थे? 1। शॉर्ट में 9+1। और इसकी राजधानी क्या थी? मुजरास। कोटा। और राज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपेंद्र सिंह, कोटा के भीम सिंह जी को। उपराज प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह जी को। लेकिन इससे नाराज़ कौन हो गया था? डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी। तो पटेल ने क्या किया? उपराज प्रमुख के 2 पार्ट कर दिए, वरिष्ठ और कनिष्ठ। वरिष्ठ किसको बना दिया? बहादुर सिंह जी को। कनिष्ठ किसको बना दिया? डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी को। क्षेत्रफल कितना था? 16,807 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 23.5 लाख। और वार्षिक आय कितनी है? 2 करोड़। प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? शाहपुरा के गोकुल लाल ऐसावा। इनकी लाइफ में क्या नहीं आया? सावा। लक्की थे या अनलक्की? लक्की थे, मेरी तरफ मत देखो। और तो ये हुआ हमारा सेकंड चरण। अभी सेकंड चरण में चूँकि उदयपुर रियासत पास में थी लेकिन वो शामिल नहीं हुई, तो अब 9 रियासतें शामिल हो गई और उदयपुर बेचारे अकेले पड़ गए। तो उदयपुर वालों ने देखा यार अपन तो अकेले रह गए यार, शुरू में तो ठीक था, सब मान सम्मान बन रहा था, लेकिन अकेले रह गए। और अपन जानते हैं कि भाई अकेला आदमी कभी जो है, अकेला आदमी कभी खुश नहीं रह सकता, उसको समाज के साथ दोस्तों के साथ रहना पड़ेगा। और अकेला आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है वो अपन लॉकडाउन में भी देख रहे हैं। तो इसीलिए फिर इस सेकंड चरण के बाद भोपाल सिंह जी को लगा यार कि अकेले रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तो समूह में रहने में ही है, संगठन में रहने में ही है। तो सेकंड चरण के बाद भोपाल सिंह जी को फील हो गया। मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि भोपाल सिंह जी ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। 2 सम्मेलन बुलाए थे। सम्मेलन कब कब बुलाए? जून 1946 और मार्च 1947। लेकिन क्या वो सम्मेलन सफल हुए? सम्मेलन सफल नहीं हुए। तो फिर भोपाल सिंह जी ने देखा कि भाई सभी रियासतों के साथ रहने में ही भलाई है। तो भोपाल सिंह जी ने फ़ोन लगा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि पटेल साहब आप पहली के एरिया हा, तो मैं देख रही हूँ आपकी बात राख नू यार, आप मोटा मनो को आपकी बात किसान टाड़ा। तो पटेल ने कहा यार कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम तो आपका वेलकम करते हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है भारत सरकार भारत संघ में। तो भोपाल सिंह जी ने कहा आगे क्या करना है? तो आगे क्या करना, कुछ नहीं, जो सेकंड चरण बना था पूर्व राजस्थान संघ, इस सेकंड चरण में ही उदयपुर रियासत का विलय कर देते हैं। तो सेकंड चरण पूर्व राजस्थान संघ में अब होगा उदयपुर रियासत का विलय, और जब उदयपुर रियासत मिलेगी तो हो जाएगा वो आपका तीसरा चरण, और उस तीसरे चरण का नाम हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। तब तीसरा चरण आ रहा है संयुक्त राजस्थान, जिसमें क्या हुआ, जो सेकंड चरण था पूर्व राजस्थान संघ, उस पूर्व राजस्थान संघ में विलय किया जा रहा है किस रियासत का? उदयपुर रियासत का विलय किया जा रहा है। अब ये तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान हुआ। अब इसमें रियासतें कितनी हो जाएगी भाई? पूर्व राजस्थान संघ की 9 रियासतें थी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और एक ठिकाना था बांसवाड़ा वाला कुशलगढ़। अब पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय हुआ तो 9 रियासतें ऑलरेडी थी और उदयपुर और जुड़ गया,
तो कितनी रियासतें हो गई? 10 रियासतें हो गई ना। तो इस तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में रियासतें हो जाएगी 10 और ठिकाना तो एक ही रहेगा जो कुशलगढ़ वाला था। तो तीसरे चरण में रियासतों की संख्या हो जाएगी 10 और एक हो जाएगा ठिकाना। ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़ वाला। तो टोटल रियासतें हो गई इस थर्ड चरण के अंदर 10 और एक हो गया ठिकाना। शॉर्ट में अगर कहें 10+1। तो इस तीसरे चरण में आप ध्यान रखें रियासतें होगी 10 और एक हो गया ठिकाना। शॉर्ट में क्या ध्यान रखेंगे अपन? 10+1। और तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। अभी संयुक्त राजस्थान के जब उद्घाटन की बात आई तो 2 बार उद्घाटन गाडगिल कर चुका था। अब उदयपुर रियासत का विलय हुआ तो भोपाल सिंह जी ने कहा पटेल साहब को, देखो पटेल साहब, उदयपुर रियासत को विलय हो रही हो, कोई छोटी मोटी बात को ना यार, यह बहुत बड़ी बात है। उदयपुर रियासत का मिलना, जिसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, जो मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया, और लेकिन फिर भी हम ठीक है आपके साथ मिल रहे हैं, तो हमारा उद्घाटन करने के लिए छोटा मोटा गाडगिल फाडगिल हमारा उद्घाटन नहीं करेगा। हमारा उद्घाटन करने के लिए तो किसी बड़े आदमी को बुलाओ आप। तो पटेल साहब ने कहा बड़ा आदमी किसको बुलाए? भूपेंद्र सिंह जी को बुलाए। तो फिर पटेल साहब ने कहा ठीक है, बड़ा आदमी तो उस वक्त सबसे बड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पटेल साहब ने कहा नेहरू जी देखो यार, भोपाल सिंह जी जिद पे अड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई उद्घाटन करने के लिए तो आपको आना पड़ेगा, वरना वो शामिल नहीं होगी। तो नेहरू जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं यार, इस बहाने मेवाड़ी चल के आ जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी भी एक बात जानते थे। ऐसी एक कहावत है जो मेवाड़ में चलती है, मारवाड़ मंगता बसे, डांडा बसे ढूंढाड़, हाड़ोती हड़किया बसे और मनख बसे मेवाड़। तो ऐसी कहावत है, इसका आप कोई अलग अन्य क्षेत्रों के लोग बुरा ना माने, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी कहावतें होती है। तो मनख बसे मेवाड़। तो नेहरू जी जो है मेवाड़ आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए इस तीसरे चरण का। किसकी डिमांड पर? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी की डिमांड पर। तो इस तीसरे चरण का उद्घाटन कर रहे हैं अब हमारे नेहरू जी। 2 का उद्घाटन गाडगिल ने किया और तीसरे का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इस तीसरे चरण के उद्घाटन की तारीख है क्या? 18 अप्रैल 1948। देखो, पहला चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान ये हो गया अपना 18 अप्रैल 1948। तो 18 अप्रैल 1948 को इस तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया, जिसमें 10 रियासतें और एक ठिकाना। और बात करें अगर राजधानी की, तो अगर उदयपुर शामिल हो गया तो भैया नो डाउट फिर राजधानी क्या बनेगी? उदयपुर ही बनेगी। तो उदयपुर राजधानी बनी। और भोपाल सिंह जी आ गए, मेवाड़ के राजा आ गए, तो फिर राज प्रमुख भी कौन बनेगा? राज प्रमुख भी फिर उदयपुर के महाराणा बनेंगे। उदयपुर के महाराणा कौन? भोपाल सिंह जी। तो भोपाल सिंह जी को जो है राज प्रमुख बनाया गया। अब भोपाल सिंह जी राज प्रमुख बने तो जो पिछले चरण में राज प्रमुख थे कोटा के भीम सिंह जी, उनका डिमोशन हो गया और वो चले गए उपराज प्रमुख के पद पे। तो इस तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में राज प्रमुख भोपाल सिंह हुए, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह हुए, और जो 2 राजा थे बूंदी के बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी, इनको फिर कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पे बिठा दिया गया। दोनों को साथ ही कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। तो इस तीसरे चरण में आप ध्यान रखें, राज प्रमुख भोपाल सिंह, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह जी और कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पे 2 लोगों की नियुक्ति हो गई, बूंदी के बहादुर सिंह जी और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी। अब इस तीसरे चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेवाड़ के क्रांतिकारी थे, जिनको मेवाड़ का गांधी कहते हैं, जो बिचौलिया के क्रांतिकारी थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल जी वर्मा को जो है इस तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो प्रधानमंत्री बन गए माणिक्यलाल जी वर्मा। पहले चरण में मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। सेकंड चरण पूर्व राजस्थान संघ में प्रधानमंत्री कौन था? बोलो कौन था? गोकुलाल असावा। और तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल जी वर्मा को। माणिक्यलाल जी वर्मा के जो मंत्रिमंडल बना, उस मंत्रिमंडल में कुछ अन्य लोगों को भी शामिल किया, जैसे उदयपुर के ही थे प्रेम नारायण माथुर, उदयपुर के ही थे भूरेलाल जी बया, डूंगरपुर के थे अपने भोगीलाल जी पांड्या, कोटा के अभिन्न हरि। तो इन लोगों को भी हमारे माणिक्यलाल जी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। इस तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल जो है, इतना कोई अलग अलग किताबों में थोड़ी इसमें अलग अलग बातें हैं, जो मैंने पढ़ा है इसका क्षेत्रफल बताया गया है 27,977 वर्ग मील। 27,977
वर्ग मील इसका क्षेत्रफल मिलता है कुछ किताबों में। और इसकी जनसंख्या है इस तीसरे चरण की 42,60,000 के आसपास, 42,60,000 के आसपास जनसंख्या। और इस तीसरे चरण की जो वार्षिक आय है वो है 3,16,00,000। तो ये भी थोड़ा आंकड़े ध्यान रखें आप। क्षेत्रफल 27,977 वर्ग मील, जनसंख्या है 42,60,000 और वार्षिक आय है 3,16,00,000 के आसपास। तो ये लगभग है, संख्या एग्जैक्ट नहीं है, लगभग आप ध्यान रखें। उदयपुर रियासत जो थी, उदयपुर के महाराणा ने प्रीवी पर्स की डिमांड करी। प्रीवी पर्स आप जानते होंगे, राजा महाराजा जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो भारत सरकार के द्वारा उन्हें कुछ राशि दी जा रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा राजा महाराजाओं को जो राशि दी जाती थी वार्षिक, उस वार्षिक राशि को कहा जाता था प्रीवी पर्स। तो इस प्रीवी पर्स वार्षिक राशि जो भारत सरकार के द्वारा राजाओं को दी जा रही थी, इसके लिए भारत सरकार ने एक मानक तय किया था कि प्रीवी पर्स जो है ये 10 लाख ही दिया जाएगा। लेकिन भोपाल सिंह जी ने डिमांड करी प्रीवी पर्स हमें 20 लाख दिया जाए। तो सरकार ने मध्यम मार्ग निकाला। तो सरकार ने 10 लाख तो इन्हें प्रीवी पर्स के रूप में दे दिया, 5 लाख जो है इन्हें राज प्रमुख के पद के भत्ते के रूप में दे दिया, और 5 लाख जो है धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया। तो इस प्रकार इनकी 20 लाख वाली डिमांड भी पूरी हो गई और भारत सरकार की बात भी रह गई, प्रीवी पर्स 10 लाख ही दिया। तो प्रीवी पर्स हो गया 10 लाख, 5 लाख राज प्रमुख का पद का भत्ता हो गया, 5 लाख धार्मिक कार्यों के लिए हो गया। तो इस प्रकार की बात भी आप ध्यान रखें कि इस प्रकार प्रीवी पर्स की डिमांड 20 लाख किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने डिमांड की थी। और ये प्रीवी पर्स फिर बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ और जब सरकारें बनी तो 1971 में एक संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 26वां। तो 26वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये राजा महाराजाओं के जो प्रीवी पर्स थे ये समाप्त कर दिए गए। सरकार ने कहा ठीक है, अब उस समय दे दिए, लेकिन अब चूंकि देश आज़ाद हो चुका है, आधुनिकता आ चुकी है, तो अब सरकार के द्वारा कोई प्रीवी पर्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये भी संविधान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भी प्रीवी पर्स किस संशोधन के द्वारा समाप्त हुए? 26वें संशोधन के द्वारा। अगर कभी याद नहीं रहे आपको तो प्रीवी पर्स 26वां संशोधन। तो पर्स में 26 रुपये, पर्स में कितने? 26 रुपये। आपके पर्स में कितने रुपए? 26 रुपये। आपके पर्स में कितने रुपए हैं? अभी देखो एक बार आप, 26 रुपये है। तो पर्स में 26 का मतलब प्रीवी पर्स 26वें संशोधन से समाप्त हुआ। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा चरण। तीसरे चरण में आप ध्यान रखें क्या हुआ। तीसरे चरण में जो सेकंड चरण था पूर्व राजस्थान संघ, उसमें उदयपुर रियासत का विलय किया गया। तीसरे चरण में कितनी रियासतें हुई? 10 रियासतें। ठिकाने कितने? 1। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि वो जानते थे मनख बसे मेवाड़। और फिर इसका उद्घाटन कब किया गया? 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी क्या बनी? फटाफट बताओ यार, राजधानी क्या बनी? राजधानी बनी उदयपुर। राज प्रमुख किसको बनाया गया? भोपाल सिंह जी को। और फिर इनके राज प्रमुख बनने से जो कोटा के भीम सिंह जी थे वो क्या बन गए? उपराज प्रमुख। और फिर कनिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पर 2 लोगों की नियुक्ति हुई, बूंदी के बहादुर सिंह जी की और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी की। तो ये तो हुआ हमारा तीसरा चरण। अब बात करते हैं चौथे चरण की। तो अगर अपन वापस रियासतों की संख्या काउंट करें कि अब तक हमने कितनी रियासतों को अप्रोच कर लिया, कितनी रियासतों को हमने टच कर लिया, तो देखो मत्स्य संघ की 4 रियासतें थी, ठीक है। और पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी। और फिर संयुक्त राजस्थान में अपन ने इसमें 1 रियासत और मिलाई थी, 10 रियासत हो गई थी। तो मत्स्य संघ की 4 रियासतें और ये 10 रियासतें अभी अपने संयुक्त राजस्थान की पड़ी। तो एक तरीके से अपन ने 14 रियासतों को टच कर लिया। टोटल रियासतें कितनी है? 19। अब कितनी बची हुई है? 5 और बची हुई है। अब 5 रियासतें कौन कौन सी बची हुई है? जिनमें 4 तो बड़ी रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। देखो इनमें 3 नाम जे से आ रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जे 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 और बी, जे क्यूब बी। तो जे की घात 3 ध्यान रखें। तो जे की घात 3 का मतलब 3 जे हो गए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। और बी का मतलब क्या हो गया? बीकानेर। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जे क्यूब बी। और एक रियासत बची हुई है सिरोही, कुणरोही, सॉरी सिरोही। तो सिरोही रियासत बची हुई है। सिरोही का मामला थोड़ा अलग होगा जो अपन बाद में पढ़ेंगे। सिरोही पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की तिरछी नज़र थी, इस टाइप की दिख रही है क्या आपकी तिरछी नज़र? सिरोही पर तिरछी नज़र क्यों थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो आगे अपन समझेंगे। तो 5 रियासतें बची हुई है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। तो पटेल ने सोचा एक काम करते हैं, जो 4 बड़ी रियासतें पहले
पहले इनको मिलाते हैं, सिरोही को बाद में देखेंगे। सिरोही को तो गुजरात लेके जाएंगे यार, सिरोही को कहाँ लेके जाएंगे? गुजरात। तो ये 4 बड़ी रियासतें, इनका विलय अपन राजस्थान में कर देते हैं। तो जो तीसरा चरण बना संयुक्त राजस्थान, अब जो चौथा चरण होगा वो होगा वृहत राजस्थान। इस वृहत राजस्थान में क्या होगा? जो तीसरे चरण में हमने संयुक्त राजस्थान बनाया था, ध्यान से सुनना, जो तीसरे चरण में हमने संयुक्त राजस्थान बनाया था, उस संयुक्त राजस्थान में अब 4 बड़ी रियासतें मिलेगी। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें मिलेगी। और ये 4 बड़ी रियासतें जब संयुक्त राजस्थान में मिलेगी, तो संयुक्त में ऑलरेडी 10 रियासतें थी, ये 4 और मिल गई, तो इलाका काफ़ी बड़ा हो गया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें ऊपर आती है, और ये दक्षिण वाले से भी 10 रियासतें बड़ी बड़ी, तो काफ़ी बड़ा इलाका हो गया। तो इसीलिए जो चौथा चरण बना, बड़ा इलाका होने की वजह से इसका नाम दे दिया गया क्या? वृहत राजस्थान। तो चौथे चरण का नाम हो गया वृहत राजस्थान। क्या नाम हो गया? वृहत राजस्थान, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा इलाका कवर हुआ था। तो चौथा चरण हुआ वृहत राजस्थान, जिसमें टोटल रियासतें कितनी आ गई? देखो, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिली, इसका मतलब संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें थी, 4 बड़ी और आ गई, तो कितनी रियासतें हो गई वृहत राजस्थान के अंदर? 14 हो गई ना। 10 तो संयुक्त राजस्थान वाली और 4 बड़ी और मिल गई, तो टोटल 14 रियासतें हो गई हमारे वृहत राजस्थान के अंदर। तो वृहत राजस्थान में 14 रियासतें हुई। अब आप मुझे बताएंगे इसमें ठिकाने कितने हो गए? सोचो सोचो। 2 ठिकाने। इसमें 2 ठिकाने हो गए। एक भंवरा घूम रहा है, ये भंवरा, इस भंवरे को लग रहा है मैं कली हूँ, लेकिन मैं कली नहीं खला हूँ। हेलो भैया, डिस्टर्ब ना करें, क्लास चल रही है भैया। तो अपन थोड़े खुले में आ जाते हैं, पता नहीं ये अटैक कर दे, और आपको पता है मेरे तो सिर पे प्रोटेक्शन भी नहीं है भैया, तो खुले में आ जाते हैं। तो इस वृहत राजस्थान में 14 तो बड़ी रियासतें हो गई, और ठिकाने की बात कर रहे थे अपन, ठिकाने आ जाएंगे इसके 2 ठिकाने। 2 ठिकाने कौन से? एक तो जो संयुक्त राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा वाला कुशल का ठिकाना वो आ गया, और दूसरा ठिकाना कौन सा है इसके अंदर? सोचो सोचो, मैंने आपको कल बताया था, फटाफट सोचो। जयपुर रियासत का, सही सोचा आपने, जयपुर रियासत का लावा ठिकाना। तो जयपुर रियासत का लावा ठिकाना हो गया, बांसवाड़ा वाला कुशल का ठिकाना हो गया। इसका मतलब इस वृहत राजस्थान में ठिकाने आ गए 2। 14 रियासतें, 2 ठिकाने, 14 रियासतें और 2 ठिकाने, 14 + 2। अगर वापस स्टार्टिंग से पहले चरण से अपन रियासतों की संख्या काउंट करें, मत्स्य संघ में 10 + 1 था, और पूर्व राजस्थान संघ में 9 + 1 था, संयुक्त राजस्थान में 10 + 1 था, और वृहत राजस्थान में 14 + 2। मत्स्य में 4 + 1, पूर्व राजस्थान संघ में 9 + 1, और संयुक्त राजस्थान में 10 + 1, और वृहत राजस्थान में 14 + 2, मतलब 14 रियासतें और 1 ठिकाना आ गया। तो इस वृहत राजस्थान में 14 रियासतों का विलय हो गया। तो 14 बड़ी बड़ी रियासतें मिल गई, तो इलाका काफ़ी बड़ा हो गया, और इलाका काफ़ी बड़ा होने की वजह से हमने इसको नाम दे दिया वृहत राजस्थान। और इस वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? देखो, अब तक जो उद्घाटन हुए ना, दो बार उद्घाटन किसने किए? NV गाडगिल ने, और एक बार उद्घाटन किया हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। तो आप ये बताओ, ये एकीकरण का जो इतना सब बर्डन था, ये कौन ले रहा था? ये बर्डन लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो पटेल साहब ने कहा यार गजब होगी ये तो, भाई लोड तो आपा ले रहा, मेहनत आपा कर रहा, सब काम अपन कर रहे हैं, उद्घाटन लोग कर रहे हैं, मजे लोग कर रहे हैं, नाम लोगों का हो रहा है। तो पटेल साहब नाराज हो गया, रूस गया साहब, चाय नहीं पी रहा, रोटी नहीं खा रहा यार। क्रीम वाले बिस्किट, हाँ वो तो उस वक्त चलते नहीं थे। तो पटेल साहब नाराज़ हो गए कि यार गजब होगी, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा उद्घाटन करने के लिए। तो फिर लोगों ने कहा पटेल साहब आप नाराज़ मत हो, ये सब काम आप ही तो कर रहे हो, तो इसलिए इस वृहत राजस्थान, जो बड़ा राजस्थान बना है, इस वृहत राजस्थान का उद्घाटन अब आपको करना है। तो इस वृहत राजस्थान का उद्घाटन कर दिया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे इस वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। तो 2 उद्घाटन किए गाडगिल ने, 1 उद्घाटन किया नेहरू जी ने, और चौथा उद्घाटन करने वाले हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये उद्घाटन किया गया था 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949। देखो, स्टार्टिंग वाले जो 3 चरण आए थे, उन तीनों चरणों का उद्घाटन 1948 में हुआ,
मतलब 1948 के अंदर 3 चरण बने, और ये चौथा चरण जो बन रहा है, ये चौथा चरण बन रहा है 1949 के अंदर। तारीख क्या है? 30 मार्च। तो 30 मार्च 1949 में हमारा ये चौथा चरण बना, और 30 मार्च के दिन चूँकि ये राजस्थान का काफ़ी बड़ा वृहत इलाका कवर हुआ था, चूँकि वृहत इलाका कवर हुआ और काफ़ी बड़ा राजस्थान बना, इसीलिए 30 मार्च को मनाते हैं हम किस रूप में? फटाफट बताओ। इसको मनाते हैं अपन राजस्थान दिवस के रूप में। तो राजस्थान दिवस है हमारा ये 30 मार्च, क्योंकि इस दिन काफ़ी बड़ा इलाका कवर हुआ था। 14 रियासतों का इसमें विलय हो चुका है, 2 इसमें ठिकाने आ चुके हैं। संध्या देखिए आप हमारे खेत पे, दिखा दूँगा, आप नाराज़ तो नहीं हो जाओगे कहीं कि सर क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो? लेकिन खूबसूरत नज़ारा है, और मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ, मेरा यहाँ बहुत मन लगता है। कभी भगवान ने चाहा तो यहीं पे एक अच्छी सी एकेडमी ओपन करेंगे, यहीं ध्यान योग करेंगे, आश्रम की तरह। आश्रम में जैसे पहले रहा करते थे राजकुमार, संत, ऋषि, महात्मा, वैसे ही अपन यहाँ रहेंगे। बच्चों के बाल वाल कटवा दूंगा मैं, ताकि मुझे कॉम्प्लेक्स ना रहे। तो कहाँ थे अपन? वृहत राजस्थान चल रहा था। तो वृहत राजस्थान में 14 रियासतें आ चुकी है और 2 ठिकाने आ चुके हैं। अब इस वृहत राजस्थान की बात करते हैं साहब। इसमें उद्घाटन तो हो गया, पटेल साहब ने किया। राजधानी, अब राजधानी में क्या हुआ कि अलग अलग रियासतों ने अलग अलग राग छेड़ दी। जैसे तीसरे चरण में उदयपुर राजधानी थी, तो भोपाल सिंह जी ने कहा न, राजधानी उदयपुर रहनी चाहिए। भीम सिंह जी कह रहे थे कोटा वाले नहीं, राजधानी हमारी रहनी चाहिए। या जोधपुर वाले हनुवंत सिंह जी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये शुरू में पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, लेकिन वीपी मेनन के प्रयासों से, माउंट बेटन के प्रयासों से, सरदार पटेल के प्रयासों से जोधपुर के हनुवंत सिंह जी कहाँ रहे? हिंदुस्तान में रहे, क्योंकि उनका दिल तो क्या था? दिल तो हिंदुस्तानी था। तो हनुवंत सिंह जी कह रहे थे भाई राजधानी हमारी जोधपुर बननी चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग राजा अलग अलग डिमांड कर रहे थे। तो राजधानी कहाँ बने, इसके लिए फिर एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति का नाम था सत्यनारायण राव समिति। क्या नाम था? सत्यनारायण राव समिति। और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर फिर राजधानी बनाई गई। क्या? बैसारा बीरा जयपुर जा जो सा, और राजधानी बनी हमारी बैसारा बीरा जयपुर। किस समिति की सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। अब राजधानी जयपुर बन गई, तो बात आती है कि साहब अब प्रधानमंत्री किसे बनाए? तो जयपुर के ही एक क्रांतिकारी थे, जो कि राजस्थान के पहले सीएम भी थे। राजस्थान का पहले सीएम कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री। तो हीरालाल जी शास्त्री ये राजस्थान के पहले सीएम थे। हालांकि ये सीएम थे मनोनीत, इनका चुनाव नहीं हुआ था, और निर्वाचित सीएम टीकाराम जी पालीवाल, लेकिन उनसे पहले हीरालाल जी शास्त्री सीएम बन गए थे सबसे पहले। तो राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल जी शास्त्री, वो इस चौथे चरण वृहत राजस्थान में प्रधानमंत्री बनाए गए। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो आप फटाफट मुझे बताओ, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? सोचो यार, ऐसे क्या करते हो? शोभाराम जी कुमावत, सही कहा आपने। सेकंड चरण में प्रधानमंत्री कौन था? गोकुललाल असावा, सही कहा आपने। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन था? मैं, गलत कहा आपने, माणिक्यलाल जी वर्मा। और चौथे चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? अपने ये डायमंड हीरालाल जी शास्त्री, ये हमारे चौथे चरण में प्रधानमंत्री बनाए गए। फिर बात करते हैं राज प्रमुख की। अब राज प्रमुख के पद में झगड़ा पड़ गया। क्या झगड़ा पड़ गया? अपने जो जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह जी सेकंड, इन्होंने कहा राज प्रमुख तो मैं बैठूँ साहब। और मेवाड़ के राजा थे भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख तो मैं बैठूँ साहब। तो समस्या पैदा होगी। पटेल साहब ने कहा गजब होगी, तो पद तो एक है और दोनों राजा अड़ गए कि राज प्रमुख मैं बनूंगा। तो पटेल ने कहा क्या करें? तो मैंने कहा कहीं को जोगणिया मत जान आका पाती मांग ला, और की जिका नाम की आका पाती आए वन राज प्रमुख बना हुआ। तो पटेल साहब ने कहा देखो यार, अब आपने फिलहाल टाइम को नहीं, आप जोगणिया माता के जावा। जोगणिया माता, हालांकि जोगणिया माता को अपना नमन है, प्रणाम है। जोगणिया माता सबका बेड़ा पार लगाए, मेरा भी आप सबका। तो पटेल साहब ने कहा अपने काम करते हैं यार, राज प्रमुख किसको बनाए? तो पटेल ने फिर एक चालाकी चली, क्योंकि राज प्रमुख के पद को लेकर बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो गया था। भोपाल सिंह ने धमकी दे दी कि अगर मुझे राज प्रमुख नहीं बनाया तो मैं तो उदयपुर का विलय वापस कैंसिल कर दूंगा, मैं तो क्रांति कर दूंगा। सवाई मान सिंह जी ने कहा मुझे राज प्रमुख नहीं बनाया तो मैं जयपुर का विलय नहीं करूंगा। तो समस्या क्रिएट हो गई। तो फिर सरदार पटेल ने एक मध्यम मार्ग निकाला। पहले सवाई मान सिंह जी को बुलाया कि मान सिंह जी आप क्या बनना चाह रहे हो? कि साहब मन तो राज प्रमुख बनो, मार तो राज प्रमुख से बनो, इको अल्लाह को छोटो पद मारा चाहिए न रही तो मैं तो मारा जा रही हूँ। तो पटेल साहब ने कहा नाराज मत हो, ठीक है, आज से ही आप इस वृहत राजस्थान के राज प्रमुख।
और ये सुनते ही साहब मान सिंह जी नाचने लग गए, डीजे वीजे बुला लिए और भांगड़ा वांगड़ा भाई सारा बीरार फुल धाका धिक मचा दी। खुश हो गए कि अपने को पद मिल गया। मान सिंह जी राजी, उनके समर्थक भी राजी, उनको राज प्रमुख का पद मिल गया। अब ये खबर पहुंची भोपाल सिंह जी के पास के भी राज प्रमुख तो मान सिंह को बना दिया था। इस बात से दिमाग खराब हो गया भोपाल सिंह जी का। भोपाल सिंह जी तुरंत पहुंचे पटेल साहब के पास के पटेल साहब ओके हड़ा बोल की दो, यो के अनर्थ की दो, माँ को मेवाड़ को सम्मान है, माथा कटाया मेवाड़ वाला, लड़िया मेवाड़ वाला, राज प्रमुख आप जयपुर वाला ने बना दिया। मान सिंह जी ने ये बात गलत है, हमारा तो भाई 1 एकड़ में रोने ही कौन है। तो पटेल साहब ने कहा भोपाल सिंह जी आप नाराज मत हो, आप नाराज मत हो, उनको हमने राज प्रमुख बनाया है और आज से ही आप बन गए महाराज प्रमुख। वो राज प्रमुख और आप कहीं हो महाराज प्रमुख। और ये सुनते ही साहब भोपाल सिंह जी नाचने लगे, भांगड़ा वांगड़ा टन डांस वांस करने लग गए, मजा आ गया, भांगड़ा डीजे वीजे। तो भोपाल सिंह जी महाराज प्रमुख बन गए। अब राज प्रमुख सवाई मान सिंह को पता लगा कि भाई जब वो भोपाल सिंह जी नाचते कूदते बाहर निकले पटेल के ऑफिस से, उनको महाराज प्रमुख बना दिया। तो भोपाल सिंह जी को खुश होता हुआ देख करके दिमाग खराब हो गया सवाई मान सिंह जी का कि यार भोपाल सिंह जी इतना का राजी हो रहे हैं, यानी कहीं मिल गई शो। तो लोगों ने बताया कि अंदाता आप तो राज प्रमुख ही हो, यानी तो कहीं बना कर दिया महाराज प्रमुख। और ये बात सुनते पटेल साहब इनका मान सिंह जी का दिमाग खराब हो गया। मान सिंह जी तुरंत पहुंचे पटेल साहब के पास कि पटेल साहब यो क्यों बोल कि दो आप वाना महाराज प्रमुख का बनाया। पटेल साहब क्यों देखो यह गलत बात है, ये गलत बात है। आपको राज प्रमुख का पद चाहिए, आपको दिया कि नहीं दिया, पर वाना महाराज प्रमुख का बनाया। आपको पद दिया कि नहीं दिया, वाना महाराज प्रमुख का बनाया। आपने राज प्रमुख बनाया कि नहीं बनाया, आप तो यह बताओ। हाँ राज प्रमुख तो बनाए, तो बस ठीक है। अब अगले आदमी को हम कुछ भी बनाए उससे आपको क्या दिक्कत, आपको तो राज प्रमुख बनाया ना। तो मान सिंह जी भी समझ गए वाह भैया अब जो मिल गया जो ठीक है, अपने तो राज प्रमुख के पद में राजी रहेंगे। तो इस प्रकार पटेल ने समझदारी पूर्ण इस समस्या को सॉल्व कर दिया। तो राज प्रमुख बन गए सवाई मान सिंह जी जयपुर वाले, और भोपाल सिंह जी को बना दिया गया महाराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख पे कौन, जो कोटा वाले भीम सिंह जी, उनके तो फिक्स हो गया, उनको तो उपराज प्रमुख का पद ही मिलना है। तो भीम सिंह जी बेचारे ज़्यादा जिद भी नहीं करते थे, आपने जो मिल गया जो ठीक है, संतोषी जी हुआ। तो उपराज प्रमुख के पद पे ये भीम सिंह जी ही रहे। तो ये था हमारा चौथा चरण। और इस चौथे चरण में कुछ विभागों का आवंटन भी हुआ, जो भी आपको ध्यान रखना है। इस चौथे चरण में कुछ विभागों का आवंटन हुआ, जिसमें शिक्षा विभाग रखा गया बीकानेर में। आप जानते भी शिक्षा निदेशालय बीकानेर में ही, शिक्षा विभाग बनाया गया बीकानेर में, और खनन विभाग बनाया गया उदयपुर में। आपको पता है माइनिंग डिपार्टमेंट उदयपुर में है, तो खनन विभाग बना उदयपुर में। वन व सहकारिता विभाग बनाया गया कोटा में, और कृषि विभाग बनाया गया भरतपुर में। तो ये भी आप ध्यान रखें कि इस प्रकार विभागों का जो आवंटन हुआ था ये किस चरण में हुआ था, ये चौथे चरण में विभागों का आवंटन हुआ था। इन विभागों के आवंटन में शिक्षा विभाग कहाँ बनाया गया, बीकानेर में। खनन विभाग कहाँ बना, उदयपुर में। वन व सहकारिता विभाग कहाँ बना, कोटा में। और कृषि विभाग कहाँ बना, भरतपुर में। तो इस चौथे चरण में जो बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह जी, मैंने आपको बताया भी था कि भी विलय पत्र पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले राजा कौन थे, शार्दुल सिंह जी। शार्दुल सिंह जी ने लुहारू राज्य को बीकानेर में मिलाने का प्रयास किया था। ये भी आप एक फैक्ट ध्यान रखें। ये लुहारू राज्य की क्या गणित है, ये लुहारू एक छोटी सी रियासत थी जो कभी हरियाणा में पड़ती, अभी भी हरियाणा में है, ये राजस्थान की सीमा हरियाणा की बॉर्डर पे है ये लुहारू। तो लुहारू में कुछ अल्पसंख्यक थे, तो शार्दुल सिंह जी ने उन अल्पसंख्यकों को बचाया था, उनको शरण दी थी या उनकी रक्षा वगैरह की थी। तो शार्दुल सिंह जी चाहते थे कि भाई लुहारू राज्य बीकानेर रियासत में मिले, लेकिन पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर लुहारू बाद में हरियाणा में मिल गया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक फैक्ट के तौर पे आप ध्यान रखें कि लुहारू राज्य को बीकानेर में मिलाने का प्रयास किसने किया, शार्दुल सिंह ने। या लुहारू राज्य को किस रियासत में मिलाने का राजस्थान में प्रयास किया गया था, कि बीकानेर रियासत में लुहारू राज्य को मिलाने का प्रयास किया गया था। तो ये भी एक फैक्ट आप ध्यान रखें। तो ये था हमारा चौथा चरण। इस चौथे चरण का नाम वृहत राजस्थान। चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चौथे चरण का उद्घाटन कब किया गया, 30 मार्च 1949 को। इस चौथे चरण की राजधानी क्या बनी, जयपुर। किस समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। और इस वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने, जयपुर के हीरालाल जी शास्त्री। इस वृहत राजस्थान का राज प्रमुख कौन बना, जयपुर का सवाई मान सिंह सेकंड। और इसमें महाराज प्रमुख का पद किसको दिया गया, खुश करने के लिए या उनको अधिक संतुष्ट करने के लिए महाराज प्रमुख का पद दिया गया मेवाड़ के भोपाल सिंह को।
और उपराज्य प्रमुख के पद पर रहे अपने कोटा वाले भीम सिंह जी। विभागों का आवंटन भी इसी चौथे चरण में हुआ। शिक्षा विभाग कहाँ बना? बीकानेर में। खनन विभाग कहाँ बना? उदयपुर में। वन व सहकारिता विभाग कहाँ बना? कोटा में। और कृषि विभाग कहाँ बना? भरतपुर में। तो दोस्तों अब देखो, अब अंधेरा ज़्यादा हो चुका है, तो आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। ये हमारा एकीकरण का चौथा चरण था जो हमने आज पढ़ लिया। तो एकीकरण के जो बाकी के चरण होंगे, 5वां, 6ठा और 7वां, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को, मेरे इस YouTube चैनल को, मेरे इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। घर पे खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, पापा मम्मी का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें, अपने मन को खुश रखें, हल्का फुल्का एंजॉय भी करें। पढ़ाई के साथ में एंजॉय भी ज़रूरी होता है। मूवीज़ देख लें, सॉन्ग सुन लें, सब कुछ कर लें, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। पढ़ना कभी ना छोड़ें। पहला काम पढ़ाई, उसके बाद जो भी आप करना चाहे करें। 5 से 6 घंटे आपकी लॉकडाउन में पढ़ाई होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। जो इस समय पढ़ लेगा, ये मान लो वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो इस लॉकडाउन के विपरीत समय में अगर पढ़ सकता है, जो इस विपरीत समय में जहाँ सबका मन उब रहा है, जहाँ कई प्रकार की चिंताएं सता रही है, और सबसे बड़ा मौत का भय है, तो इस मौत के भय में, इस डर के माहौल में अगर कोई अपने आप को संतुलित रखता है, अपने विचारों को संतुलित रखता है, अपने दिमाग को संतुलित रखता है इस डर और इस भय के माहौल में, तो वो व्यक्ति इस दुनिया को जीत सकता है। तो इसीलिए बिना समय गंवाए अपने लक्ष्य पर पूरा केंद्रित हो जाए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें। और ये जो कोरोना महामारी है, ये कोई बड़ी बीमारी, हालांकि बड़ी बीमारी तो है, लेकिन फिर भी इससे घबराए ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो करें। सरकार के जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उन निर्देशों को फॉलो करें। प्लस जो अपने लेवल पर सावधानियां बरतनी है, वो भी आप बरतें, और सरकार के निर्देशों का पूरा पालन करें। बाकी के 3 चरण पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।